प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनुज चौहान NGHM इंटर कॉलेज मारेरा से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए चौथा जो है वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर 8 गति चल रहा है, जिसमें कल मैंने चर्चा की थी आपसे एक समान चाल और असमान चाल। चालें मैंने बताई थी आपको, 3 तरह की चालें थी जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और बच्चों वैसे एक तत्कालिक चाल भी होती है, जहाँ समय को बहुत अल्प रखकर स्थिति में परिवर्तन को देखा जाता है। वो आपके पाठ्यक्रम से थोड़ा बाहर की चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दूंगा और संदर्भ में थोड़ी सी। आज जो है देखिए हम औसत चाल पर चर्चा करेंगे। एवरेज स्पीड। देखिए, जब कोई हम यात्रा करते हैं तो भिन्न भिन्न समयों में समान दूरियां तय करते हैं या समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करते हैं, यानी असमान। ऐसी स्थिति में हम औसत चाल निकालते हैं, यानी यात्रा में तय की गई कुल दूरी और यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। यानी कुल तय की गई दूरी औसत चाल बराबर जो है कुल तय की गई दूरी और कुल दूरी को तय करने में यानी कुल तय की गई दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, टोटल कितना टाइम लगना। ये आपका जो है औसत चाल है। देखिए बच्चों, इसके भिन्न भिन्न रूप किस तरह हम देखेंगे। देखिए, एक वस्तु जो है A बिंदु से चलना आरंभ करती है और B बिंदु तक वो S1 दूरी तय करती है T1 समय में। फिर B से C तक S2 दूरी तय करती है और T2 समय में। C से फिर D तक S3 दूरी तय करती है और T3 समय में। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, एक वस्तु जो है बिंदु A से अपनी गति आरंभ करती है और A से B तक जो है
वो S1 दूरी तय करती है, T1 समय लेती है, और B से C तक S2 दूरी तय करती है, T2 समय लेती है, और C से D तक S3 दूरी तय करती है और T3 समय लेती है। तो देखिए इसकी औसत चाल किस तरह निकालेंगे इस स्थिति में। औसत चाल बच्चों कुल दूरी और कुल समय, तो कुल दूरी कितनी होगी? S1 प्लस S2 प्लस S3, ये अंतराल की कुल दूरी हो गई, और समय कितना लगा? T1 प्लस T2 बच्चों T2, ये टोटल टाइम। ये सूत्र काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम दूसरी स्थिति देखते हैं। यहाँ पर दूसरी कंडीशन में देखिए A, B और C और D। देखिए जो टाइम T1, T2 और T3 ये समय लग रहा है। अब यह दूरी ने हम नहीं बता रहे, यानी T1 समय तक वस्तु जो है B1 चाल से चलती है, और T2 समय में B2 चाल से चलती है, और T3 समय तक यानी A से B तक वस्तु T1 समय लेती है, तो उसकी चाल क्या रहती है? B1। B से C तक चाल क्या रहती है? B2। और C से D तक चाल क्या रहती है? B3। यानी A से B तक B1 चाल से T1 समय तक चलता है, B से C तक B2 चाल से T2 समय तक चलता है, और C से D तक यानी B3 चाल से T3 समय तक चलता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए बच्चों S1 आपका कितना होगा? अगर हम देखें S1 B1 T1 यानी दूरी बराबर 4 गुणा समय। देखिए यहाँ पर चाल बराबर आपकी क्या थी? चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र याद रखना है आपको बच्चों। और यहाँ समय किस तरह निकालेंगे? अभी यहाँ दूरी हम निकाल रहे हैं। देखिए दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? देखो बच्चों कैंची का गुणा करेंगे, 4 गुणा समय, 4 गुणा समय। और अगर हम समय निकालें बच्चों, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इनको ध्यान रखिए। तो यहां से S1 बराबर क्या हो जाएगा? यानी दूरी बराबर 4 गुणा समय। और S2 को हम क्या लिख सकते हैं? D2 T2। S3 को क्या लिख सकते हैं? D3 और T3। ये समीकरण 1 था। ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारी औसत चाल क्या आएगी? औसत चाल B1 T1 B2 T2 B3 T3 अपॉन T3। तो ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया। अब देखिए बच्चों एक तीसरी कंडीशन और यहां पर आएगी। पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए। देखिए तीसरी कंडीशन बच्चों क्या होगी? A, B, C, D। देखिए बच्चों यहाँ वही S1 दूरी
क्या होती है, S2 दूरी क्या होती है और S3 दूरी। लेकिन यहाँ समय नहीं दिया गया है, यहाँ क्या दी हुई है, चाल। यानी S1 दूरी वो B1 चाल से तय करती है, S2 दूरी B2 चाल से तय करती है और S3 दूरी जो है वो B3 चाल से तय करती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम अपने सूत्र में, औसत चाल जो है S1 प्लस S2 प्लस S3 T1 प्लस T2 प्लस T। देखिए बच्चों दूरियां हमें दे रखी है, तो S1 S2 S3 ये तो हमें चेंज करने नहीं है। अब देखिए यहाँ T1 कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या होगा आपका S1 B1, S1 अपॉन B1, T2 बराबर क्या हो जाएगा S2 अपॉन B2 और T3 बराबर क्या हो जाएगा S3 अपॉन B3। ये वैल्यूज हम इस तरह यहाँ चेंज करेंगे और फिर हमारा औसत चाल का जो सूत्र आएगा वो हमारा S1 S2 S3 अपॉन S1 अपॉन B1 S2 अपॉन B2 S3 अपॉन B3। बच्चों ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। तो ये यहाँ 3 रूपों में इस सूत्र को बताया है, नोट कीजिए बच्चों जल्दी से। देखिए अब इन सूत्रों को हम एक साथ लिख सकते हैं, देखिए किस तरह। औसत चाल बराबर लिखिए S1 प्लस S2 S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T। ये भी एक तरीका है सूत्र को लिखने का। देखिए यहाँ B1 T1 प्लस B2 T2 B3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T। ये तरीका आगे देखिए, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 और ये जो है समय को फिर हम यहाँ चेंज कर देंगे, S1 अपॉन B1 प्लस S2 अपॉन B2 प्लस S3 अपॉन B। देखिए बच्चों ये जो है हमारा S1 S2 तथा S3 T1 T2 तथा T3 समय में चली गई दूरियां हैं और B1 B2 B3 जो है ये चाल है जो T1 T2 T3 समय तक रही है और उस दौरान जो है S1 S2 S3 दूरियां तय की। तो ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों एक बात और इसमें आपको ध्यान रखनी है, देखिए अगर वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, यानी गतियाँ हमारी जो है चाल के आधार पर दो प्रकार से हम उन्हें परिभाषित कर सकते हैं। एक तो एक समान गति और एक असमान गति। एक समान गति वो गति है जिसमें कोई वस्तु
समय समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है। और असमान चाल क्या है, असमान गति क्या है, जिसमें समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है कोई वस्तु। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, यदि चाल कैसी है, एक समान, यदि गति एक समान है तो औसत चाल एक समान चाल और चाल आपस में बराबर है। यदि आपकी गति कैसी है, एक समान गति है, तो औसत चाल बराबर एक समान चाल के बराबर होगी। औसत चाल और चाल दोनों आपस में क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो इस बात पर ध्यान दें। तो ये चाल और चाल के प्रकार रहे आपके। अब देखिए आपका वेग, देखिए बच्चों वेग, देखिए वेग क्या है बच्चों, जैसे हमने चाल में बताया था कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। लेकिन वेग में क्या होगा बच्चों, किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में विस्थापन, या इसको एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, विस्थापन की समय दर, विस्थापन की समय दर को, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा एकांत समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तय की गई दूरी को वस्तु का वेग, वस्तु का वेग कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांत समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि विस्थापन की समय दर को, विस्थापन की समय दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। देखिए इसे भी हम v से व्यक्त करते हैं, इसे b से, यानी एरो लग गया, क्योंकि ये किस तरह की राशि है, सदिश। व्यक्त, तो यहां पर वेग बराबर क्या होगा आपका, डेल्टा एस यहाँ पर क्या है, विस्थापन। डेल्टा टी समय जानकारी, ये ध्यान दें बच्चों, वेग जो है आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो विस्थापन की दिशा है।
नोट करिए बच्चों। देखिए बच्चों, वेग जो है आपकी सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसकी दिशा विस्थापन की दिशा के अनुसार, विस्थापन दिशा ये अनुदिश अनुदिश। तो ध्यान रखिए, वेग की दिशा कैसी होती है? विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है। और एमपीएस प्रणाली में इसका मात्रक मीटर प्रति होता है। सीजीएस प्रणाली में का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता। देखिए बच्चों, और वेग का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। इसका व्यवहारिक मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। जैसा मैं बता चुका हूँ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में जो है तो आपका 5/18 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बच्चों, विस्थापन, अब वेग भी कई प्रकार का होता है आपका। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तत्कालिक वेग और एक सापेक्ष वेग भी होता है। जब दो वस्तुएं गति करती हैं आपस में, तो एक वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष निकाला जाता है। तो सापेक्ष वेग भी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी होती है उसके अंदर। देखिए, तो वेग के प्रकार देखिए। एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, औसत वेग। औसत वेग और तत्कालिक वेग भी इसमें होता है। तत्कालिक वेग तो हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तत्कालिक वेग है, तत्कालिक चाल है, ये इनके बारे में देखिए चर्चा करते हैं। देखिए, एक समान वेग कब होगा बच्चों? जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करेगी। किसमें? निश्चित दिशा में। यानी उसके विस्थापन जो है समान होंगे, समान समय अंतरालों में उसका विस्थापन क्या होगा? समान होगा। तो बच्चों, उसका वेग क्या होगा? एक समान वेग। और जब समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन होगा तो उसका वेग क्या होगा बच्चों? असमान वेग होगा। और औसत वेग क्या होगा?
उसी तरह कुल विस्थापन और कुल समय में जो अनुपात होगा उसको हम क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। बच्चों औसत वेग जो है जो होता है, अगर वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, उनके वेग में जो परिवर्तन है वो एक समान हो रहा है, तो औसत वेग जो है वो आपका u प्लस बी बाई टू। u यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक वेग, और b क्या है, अंतिम वेग, यानी प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों का अगर औसत ले लिया जाए तो आपको औसत वेग हो जाए। तो ये बच्चों आज जो है हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे कल देखेंगे इनके बारे में, इनके आधारित इनका प्रश्न वगैरह किस प्रकार निकालते हैं, औसत वेग पर प्रश्न किस तरह निकाले जाएंगे, औसत चाल पर किस तरह प्रश्न निकाले जाएंगे, कल हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों आज के लिए धन्यवाद।